स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल पे। आज हम लोग चाइनीज सिविलाइजेशन के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे कि चाइनीज सिविलाइजेशन का क्या कंट्रीब्यूशन रहा हमारे इस वर्ल्ड में, हमारे इस अर्थ में, हमारे इस दुनिया को चाइनीज सिविलाइजेशन ने क्या दिया। मैं आप लोग के लिए एक सीरीज लेकर आया हूँ जिसमें मैं एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में बता रहा हूँ। इससे पहले मैं आप लोग को मेसोपोटामियन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में बता दिया हूँ। आज मैं आप लोग को चाइनीज सिविलाइजेशन के बारे में बताऊंगा। देखिए, शुरुआत में मैंने जब बताया था, एक क्लास मैंने लिया था जिसमें मैंने स्लीप और स्लीप सिविलाइजेशन के बारे में बताया था कि सिविलाइजेशन क्या होता है, सभ्यता क्या होता है, सभ्यता कैसे होता है, जिसमें मैंने 4 मुख्य और 4 मेन सिविलाइजेशन के बारे में बात किया था। एक मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, दूसरा इजिप्शियन, तीसरा चाइनीज, चौथा इंडस वैली सिविलाइजेशन। 4 मेन सिविलाइजेशन का बारे में मैंने बात किया था और इसके अलावा भी बहुत सारा सिविलाइजेशन के ऊपर मैं लेकर आऊंगा, जैसे कि ग्रीक सिविलाइजेशन हो गया, पर्शियन सिविलाइजेशन हो गया, रोमन सिविलाइजेशन हो गया। लेकिन 4 ये मुख्य एंशिएंट सिविलाइजेशन है जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। और ये 4 जो सिविलाइजेशन है जिसे रिवर वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। तो चाइनीज सिविलाइजेशन जो था वो आपका जाकर मेसोपोटामिया, इजिप्शियन और इंडस वैली सिविलाइजेशन की बहुत बाद जाकर डेवलप हुआ। मतलब अगर चारों सिविलाइजेशन में देखे तो ये चारों सिविलाइजेशन से सबसे नया सिविलाइजेशन है। देखिए, ये एंशिएंट सिविलाइजेशन और पुराना सभ्यता होने के बावजूद भी आज भी ये सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता है। वो कैसे, मैं आपको बता दूं। एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये तीनों सभ्यता में के जो लोग थे, ये सभ्यता में जिस तरीका से लोग अपना जिंदगी बिताते थे, जो कल्चर फॉलो करते थे, जो खान पान खाते थे, जैसा कपड़ा पहनते थे, मतलब कि उस दौर में जो सिविलाइजेशन में लोग जिस तरीके से अपना जिंदगी बिताते थे, वैसा कोई भी आज का जाकर वैसा वहां पर चले जाइए, वहां पर वैसा लोग नहीं मिलेंगे। मान लीजिए आप मेसोपोटामिया इराक चले गए, तो आज इराक में क्या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के दौर में लोग जैसा कपड़ा पहनते थे, जैसा खाना खाते, जो रिलीजन फॉलो करते, वो आज है नहीं है। उसी तरीके से आप इजिप्ट में चले जाइए, इजिप्शियन सिविलाइजेशन में जिस तरीका से लोग रहते थे, खाते थे, जिस तरीके से कपड़ा पहनते थे, क्या वैसा वहाँ माहौल है? नहीं है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में तो बहुत चीज जो हम लोग जानते ही नहीं है कि उस दौर में क्या घटा था, लेकिन फिर भी हम लोग अज्यूम करते हैं कि ये वैदिक सिविलाइजेशन का प्रीकर्सर है। लेकिन जो भी हो, लेकिन आज इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसा था, क्या वैसे ही आज इंडियन सिविलाइजेशन है? आज हम लोग का इंडिया वैसे ही नहीं है ना पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत सारा हिस्सा पड़ता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। क्या उधर पर इंडस वैली सिविलाइजेशन कल्चर फॉलो किया था? नहीं। लेकिन चाइना एक ऐसा मात्र कंट्री है और चाइनीज सिविलाइजेशन का आज भी हमें चाइना में एक रूप देखने को मिलेगा। भले चाइनीज सिविलाइजेशन को खत्म होते हुए अगर मैं बोलूँ 3-4 साल अगर हो गया होगा, फिर भी आज भी चाइनीज सिविलाइजेशन का अस्तित्व वहाँ के लोगों में देखने को हमें मिलता है। वो कल्चर लोग आज भी फॉलो करते हैं और अपना सभ्यता को आज भी बचाए हुए है। ये बाकी सब सिविलाइजेशन से बहुत यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका जाकर चाइनीज सिविलाइजेशन का, कि आज भी चाइना का लोग प्राउड फील करते हैं अपना इतिहास को याद करके, और उसका हिसाब से भी अपने आप को आज भी वहाँ के लोग एंशिएंट कल्चर को बचाए हुए रखे हुए, वैसा हर एक चीज को, ऐसा नहीं है कि पूरा वैसे ही चल रहे हैं, लेकिन बहुत हद तक लोग आज भी याद करते वो ट्रेडिशन को जिंदा रखे हुए। जबकि चाइना में भी बहुत बाहरी आक्रमण हुआ, बहुत ज्यादा आपका चाइना में पॉलिटिकल उतार चढ़ाव आया, ये सब होने के बावजूद भी एंशिएंट टाइम में चाइना जैसा था उसका अस्तित्व वो पूरा तरीका से कभी भी समाप्त नहीं हुआ, पूरा तरीका से कभी खत्म नहीं हुआ। लोग चाइनीज सिविलाइजेशन में जो एंशिएंट टाइम में जो चाइना में जो कल्चर था, वो लोग वो कल्चर को समेटे हुए रहे और जनरेशन बाय जनरेशन उसे पास करते रहे। और इसका कारण ये नहीं है कि चाइना, अगर कोई बोले कि नहीं चाइना में तो कभी अटैक हुआ नहीं, चाइना तो सबसे अलग था, चाइना पे कभी बाहर से अटैक हुआ नहीं, तो जिस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन में अटैक हुआ है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपका जाकर बहुत अलग अलग कोई हिस्टोरियन बोलता है कि आर्यन इन्वेजन हुआ था, कोई बोलता है कि नहीं अर्थक्वेक आया था, कोई बोलता था फ्लड आया था, कोई बोलता है रिवर कोर्स चेंज होने की वजह से सिविलाइजेशन खत्म हो गया। लेकिन जो भी हो, सिविलाइजेशन खत्म हो गया। इजिप्शियन सिविलाइजेशन में खत्म होने का कारण बताया जाता है कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम आ गया था। फिर उसके बाद जाकर मेसोपोटामिया में बोला जाता है कि पर्शियन लोग का रूल आ गया था, फिर ग्रीक लोग का रूल आ गया था, फिर रोमन लोग का रूल आ गया था, जिससे वहाँ का सिविलाइजेशन पूरा तरीका से खत्म हो गया। पर्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में भी वही है कि ग्रीक लोग का इन्वेजन हो गया तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन पूरा तरीका से खत्म हो गया। लेकिन चाइना में लोग बोलते हैं कि नहीं, चाइना में तो कभी अटैक हुआ नहीं, तो वो बाहर से कभी बहुत दिन तक अटैक नहीं हुआ, तो वहां पर कल्चर कभी किसी ने खत्म किया नहीं है, तो वहां का कल्चर वैसे ही रहा। लेकिन ये बोलना सही नहीं है पूरा तरीका से। क्यों? एक तो जो ज्योग्राफिकल कारण है कि वहां पर बहुत दिनों तक अटैक नहीं हुआ, चाइना बहुत दिनों तक पूरा दुनिया से आइसोलेट रहा, अपने आप को अलग फलक रखा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना में सिर्फ अटैक ना होने के कारण ही चाइना का आइडेंटिटी आज भी बचा हुआ है, ऐसा नहीं है। एक मुख्य कारण ये है कि चाइनीज लोगों ने अपना आइडेंटिटी क्यों नहीं खोया। क्यों? चाइनीज लोग मानते हैं कि हमारा कल्चर सबसे बेहतरीन कल्चर है, सबसे सुपीरियर है, हमारा कल्चर से सुपीरियर कोई भी कल्चर नहीं है। और
चाइनीज लोग ये मानते हैं कि हम लोग का काम है लोगों को डोमिनेट करना और हमारा काम है दूसरा कल्चर के लोगों को अपना कल्चर में लेना, यानी कि चाइनीज कल्चर में लेना, ना कि हम लोग को दूसरा कल्चर में ढल जाना। जिस तरीका से आपका जाकर यूरोपियन लोग जब इंडिया में आए तो वो बोले कि हम लोग को इंडियन के लोग जंगली है, असभ्य है, हमें इन लोगों को सभ्य करना है, व्हाइट्समैन बर्डन का थ्योरी दिए। तो उसी तरीके से चाइनीज लोग भी मानते हैं कि हम लोग सुपीरियर है, तो हम लोग कोई भी कल्चर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, लोगों को हमारा कल्चर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये आइडियोलॉजी चाइनीज लोगों के अंदर आज भी है और उस दौर से चलता हुआ आ रहा है, एंशिएंट टाइम से चलता हुआ आ रहा है। तो हम लोग लोकेशन देखते हैं कि चाइना का लोकेशन कैसा है। चाइना का लोकेशन भी चाइना का हिस्ट्री में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और चाइना का हिस्ट्री को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। सबसे पहला, चाइना बहुत दिनों तक पूरी दुनिया से अलग दुलग रहा, मतलब उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन के कारण। कैसा है ज्योग्राफिकल लोकेशन? देखिए, गोबी डेजर्ट और टकलामकान डेजर्ट नॉर्थ और वेस्ट में पड़ता है, यानी कि नॉर्थ में चाइना का गोबी डेजर्ट पड़ता है, वेस्ट में टकलामकान डेजर्ट पड़ता है। तो डेजर्ट है तो पहले दौर में इतना लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं होता था कि डेजर्ट पार्ट कर कर आए, तो डेजर्ट है, नॉर्थ और वेस्ट में डेजर्ट पड़ता है। पैसिफिक ओशियन ईस्ट में पड़ता है और साउथ में ऐसा माउंटेन है जहां पर कोई भी पास नहीं है, यानी कि होता है ना माउंटेन है तो माउंटेन का पास है। जैसे कि इंडिया का नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान का साइड मिलेगा सुलेमान माउंटेन, वहां पर मिलता है सुलेमान पास, तो वहां से लोग आसानी से इंटर कर जाते थे। लेकिन चाइना में साउथ में जितना भी पहाड़ है वो पहाड़ में पास नहीं है कि लोग आसानी से एक पहाड़ का कोना से दूसरा कोना में आ जाए, क्योंकि पहाड़ पार करने के लिए आपको पहाड़ का बीच में पास यानी कि रास्ता होना जरूरी है। ऐसा कोई भी रास्ता आपका जाकर चाइना में जितना भी माउंटेन है साउथ में वहां पर ऐसा कोई भी पास नहीं है, जिससे क्या हुआ, चाइना बहुत सदियों तक, बहुत सेंचुरी तक पूरा दुनिया से अपने आप को अलग रहा और अपना ही एक कल्चर डेवलप किया और इंडिपेंडेंटली डेवलप किया। ज्यादातर चाइनीज का जो बिजनेस है वो सब एक्सपोर्ट पे है। चाइना बहुत कम कोई चीज है जो इंपोर्ट करता है, ज्यादातर चीज वो एक्सपोर्ट करता है और ये चीज वो लोग का एंशिएंट टाइम से ही होते हुए आ रहा है। एंशिएंट टाइम में तो ये कारण था कि ये लोग ज्यादा किसी से बिजनेस नहीं करते क्योंकि इन लोगों का ज्योग्राफिकल लोकेशन का कारण, और उस टाइम साइंस टेक्नोलॉजी उतना डेवलप नहीं था, लेकिन फिर भी इन लोग अपने आप को इंडिपेंडेंटली आजाद ही अपना सिविलाइजेशन को डेवलप किए बाकी सब सिविलाइजेशन के मुकाबले में। जिस तरह इंडस वैली सिविलाइजेशन का और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का लिंक हमें मिल जाता है, लेकिन चाइनीज सिविलाइजेशन का लिंक बहुत कम देखने को मिलता है, ना के बराबर। चाइना का अगर लैंडस्केप देखे तो चाइना का 1/3 जो जमीन है वो सिर्फ और सिर्फ माउंटेन है। चाइना का 1/3 जमीन सिर्फ और सिर्फ माउंटेन है। प्लेन सिर्फ 12% चाइना का जो जमीन है वो प्लेन एरिया है और जितना भी प्लेन एरिया है वो चाइना का ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है। चाइना का ईस्टर्न पार्ट में जितना भी प्लेन, इसी के लिए चाइना का जितना मेन शहर मंचूरिया बोलिए, बीजिंग बोलिए, ये सब चाइना का ईस्टर्न साइड में पड़ता है और चाइना का ईस्टर्न साइड में ही सबसे ज्यादा चाइनीज लोगों का आबादी है, क्योंकि जहाँ पर प्लेन एरिया, जहाँ पर रिसोर्सेज, वहीं पर लोग ज्यादा रुकेंगे, जहाँ पर उतना ही उधर ही पर सिविलाइजेशन डेवलप होगा। और चाइना का 2 मेन रिवर सिस्टम है, एक है ये एंशिएंट टाइम से है वैंग ही, जिसे येलो रिवर भी कहा जाता है, और यांगसी जिसे जियांग रिवर भी कहा जाता है। येलो रिवर का नाम येलो रिवर इसलिए पड़ा क्योंकि चाइना का नॉर्थ में जो गोबी डेजर्ट है और यहाँ एक प्लेट्यू है, लुइस प्लेट्यू, जहाँ से जो बहुत सारा सिल्ट होता है, हवा क्या करता है लेकर बहता है और इसे क्या करता है, जो वैंग ही रिवर है वहां पर लाके डिपॉजिट कर देता है और ये वैंग ही जो रिवर है उसका रिवर जो बेड है यही सिल्ट आके जमा, और ये सिल्ट येलो कलर का होता था जिससे इसे इसका नाम येलो रिवर पड़ा। फिर साल में जिस तरीके से मैंने इससे पहले ही बताया कि जितना भी सिविलाइजेशन था वहां पर फ्लड आता था, रिवर बेड बढ़ जाता था, फ्लड जाने के बाद रिवर बेड जब छोटा हो जाता था तो जहाँ पर जब फ्लड आया था वो जमीन फर्टाइल हो जाता था। ऐसे ही चीज आपका जाकर ऐसे ही कुछ आपका जाकर चाइना में भी वो होता था, सेम चीज, रिवर बेड बढ़ जाता था और रिवर में जो डिपॉजिट है वो आपका जाकर रिवर बैंक में डिपॉजिट हो जाता था। उधर का रिवर बैंक का जो जमीन था वो फर्टाइल होता था और वहां पर खेती बाड़ी अच्छा होता था, लेकिन और जिसमें बहुत ज्यादा खाना उगता था और लोग ज्यादा से ज्यादा अनाज उगाते थे और एक अच्छा लाइफ जीते थे। और यही रिवर बैंक चाइनीज सिविलाइजेशन का सेंटर बन गया और यहीं से चाइनीज सिविलाइजेशन का शुरुआत होता है। लेकिन पीरियोडिकली कभी कभी फ्लड, येलो रिवर में फ्लड इतना खतरनाक और इतना डिवास्टेटिंग होता था कि लोगों को पूरा तबाह कर देता, पूरा सिविलाइजेशन को उजाड़ के रख देता था, जिसका कारण येलो रिवर को चाइना सौरो भी कहा जाता है। मतलब चाइना के लिए ये दुख का घड़ी होता था कभी कभी कि फ्लड इतना खतरनाक होता था कि चाइना के जो लोग थे, यहाँ येलो रिवर के किनारे जो लोग रहते थे, उनका पूरा घर बार सब उजड़ जाता था, जिसे येलो रिवर को इसी के लिए चाइना सौरो भी कहा जाता है, क्योंकि ये आफत लेकर आता था चाइना के लोगों के लिए। ये तो मैंने आपको ज्योग्राफिकल लोकेशन बता दिया, ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस बता दिया। अब मैं बताऊंगा पॉलिटिकल हिस्ट्री, कौन कौन राजा आपका जाकर उनका टाइम पीरियड क्या है और उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा चाइनीज सिविलाइजेशन को इम्प्रूव करने में, वो सब हम लोग जानेंगे। चाइनीज सिविलाइजेशन का मानना है कि शुरुआत 4000 BCE में हुई गया था, जब लोग येलो रिवर और यांगजी रिवर के किनारे
आकर बसना शुरू हो गए। लेकिन एक सही मायने में जो सिविलाइजेशन होता है वो बनना शुरू हुआ 2000 BCE में, जब लोग सही तरीका से एक ऑर्गेनाइज वे पे शहर बनाकर पूरा नियम कानून का साथ जब अपना लाइफ को सेटल कर जिस तरीका से एक सिटी लाइफ होता है, एक सिविलाइजेशन होता है, वैसा बनना शुरू किए। ये आपको जाकर 2000 BC में ऐसा होना शुरू हुआ, यानी कि आज से 4000 साल पहले। कुछ लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल सोर्स ये बताता है कि चाइना का जो सबसे पहला डायनेस्टी था जिसने चाइना पे रूल किया वो था जिया डायनेस्टी, XIA जिया इसको पढ़ा जाएगा, या जिया डायनेस्टी, जिसका टाइम पीरियड रहा है 2070 से लेकर 1600 BCE। और यू ये स्पेलिंग है, यू माना जाता है कि यही इस डायनेस्टी का फाउंडर था। यू जो था राजा माना जाता है इस डायनेस्टी का फाउंडर, यानी जिया डायनेस्टी का फाउंडर था यू। और माना जाता है कि 17 राजा इस जिया डायनेस्टी में गुजरे हैं और जो 5 सदी तक ये डायनेस्टी चला। और जो लास्ट रूलर था इस डायनेस्टी का उसका नाम था जी। माना जाता है ये जी था, ये बहुत ज्यादा टायरेंट था, बहुत ज्यादा अपने लोगों पर जुल्म और ज्यादती करता था, लोगों को मारता था, लोगों पर जुल्म करता था, जिसके कारण लोगों ने क्या किया, इसके खिलाफ रिवॉल्ट कर दिया, रेबेल कर दिया, मतलब बगावत कर दिया, लोग बागी बन गए। और ये बगावत को यानी कि इस रेबेल को जो लीड कर रहा था उसका नाम था टैंग। और इसने टैंग ने क्या किया, जो जिया डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था जी, उसे ओवरथ्रो कर दिया, यानी उसको हटा दिया, रिप्लेस कर दिया और सैंग डायनेस्टी का स्थापना किया। सैंग डायनेस्टी का टाइम पीरियड है 1600 से लेकर 1046 BCE तक। और सैंग डायनेस्टी ने इस टाइम पीरियड पे 1600 से लेकर 1046 BC तक राज किया चाइना में। कम से कम 6 सदी तक सैंग डायनेस्टी ने चाइना पे राज किया। और इन लोगों का कैपिटल एनयांग था। सैंग डायनेस्टी का जो किंग थे, इन लोग स्मॉल एरिया मतलब चाइना का इतना बड़ा जो जमीन है पूरा एरिया पे राज नहीं करते थे, छोटा एरिया पे रूल किया करते थे और अपना कैपिटल तक ही सीमित थे। और बाकी दूर दूर एरिया जो था, बाकी जो उन लोगों का किंगडम का जो पार्ट था, वहां पर उन लोग के नोबल्स लोग रूल किया करते थे। और जब नोबल्स लोग को आप पूरा तरीका से ताकत दे दीजिएगा, उन लोग को एरिया दे दीजिएगा और आपका हस्तक्षेप यानी कि आपका इंटरफेरेंस कम रहेगा, तो जो नोबल्स होंगे वो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। तो ऐसे ही था सैंग डायनेस्टी में। सैंग डायनेस्टी में क्या हुआ था, नोबल्स लोगों का पावर बहुत ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि उन लोगों के पास जो सैंग डायनेस्टी के जो रूलर थे उन लोग ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करते, उन लोग अपना कैपिटल तक ही सीमित रहते थे। जब सैंग डायनेस्टी का लास्ट राजा ने साउथ ईस्ट का एक ट्राइब था जिसने रेबेल कर दिया, उसे खत्म करने के लिए ये जाता है आपका जाकर सैंग डायनेस्टी का राजा। और जब अटैक करने जाता है तब उसी दौरान जो झाओ पीपल है और मंगोलाइट जो नोमैड है, जो नॉर्थ वेस्ट स्टीपी लैंड यानी कि इन लोग चाइना का नॉर्थ वेस्ट का जो जमीन है वहां पर ये लोग नोमैड लोग थे, वहां के झाओ पीपल और मंगोलाइट। तो इन लोग ने मौका देखकर सैंग डायनेस्टी के ऊपर अटैक कर दिया और ये बोला कि चाइना का जो राजा है अब उसके ऊपर हमारा देवी देवता का कोई भी प्रभाव नहीं है, देवी देवता का साया उठ चुका है, तो इसे हमें हटाना है। तो मैं एक बात बताने भूल गया था, जो मैं आप लोग को बता दूं कि चाइना में पहले लोग मानते थे जो भी राजा है वो गॉड का रिप्रेजेंटेटिव का तरह है। जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया कि पहले लोग राजा को गॉड का रिप्रेजेंटेटिव ही मानते थे, तो मानते थे कि इन लोगों के ऊपर जो गॉड है या जो भी देवी देवता है उसके ऊपर इन लोगों का साया है, तो इसलिए ये हम लोग ऊपर रूल कर रहे हैं। हम लोग को अगर गॉड को खुश रखना है तो राजा को खुश रखना है। तो जो पीपल ऑफ मंगोलाइट लोग ने जब अटैक किया तो बोले कि इन लोगों पर जो ब्लेसिंग है हेवन का वो हट चुका है, अब तो जब हट चुका है तो हमें इन्हें हटाना है एट एनी हाउ। तो सैंग डायनेस्टी 1046 BC में कोलैप्स हो जाता है और उसका जगह लेता है झाओ डायनेस्टी, जो कि झाओ लोग आपका जाकर एक नोमैडिक पीपल थे। झाओ डायनेस्टी का टाइम पीरियड है 1046 से लेकर 256 BCE। देखिए हिस्टोरियन लोगों ने जो झाओ डायनेस्टी का जो रूल है उसे 2 फेसेस में डिवाइड कर दिया, वेस्टर्न झाओ और ईस्टर्न झाओ। जो पीरियड है 1046 से लेकर 771 BC में इसे कहा था वेस्टर्न झाओ पीरियड। इसके जितने भी राजा थे इन लोगों का कैपिटल था वैली ऑफ वी। और फिर जब कैपिटल शिफ्ट कर दिया गया चेंग झाओ जो आज का लियू यांग में है, तब ये ईस्टर्न झाओ पीरियड शुरू होता है। तो वेस्टर्न झाओ पीरियड 1046 से लेकर 771 BC में था और इन लोगों का कैपिटल आपका जाकर वी था। जब वी से कैपिटल ट्रांसफर चेंग झाओ हो गया तब यहाँ से ईस्टर्न झाओ पीरियड शुरू हो जाता है। और ईस्टर्न झाओ पीरियड को फिर 2 फेसेस पे डिवाइड कर दिया गया, एक स्प्रिंग और एक ऑटम पीरियड। स्प्रिंग और ऑटम एक पीरियड है जिसका टाइम पीरियड है 771 से लेकर 476 BC तक, और दूसरा फेस है वेरी स्टेट्स पीरियड जिसका टाइम पीरियड है 476 से लेकर 256 BC तक। तो झाओ डायनेस्टी को 2 पार्ट में पहले डिवाइड करिए,
वेस्टर्न जॉब और ईस्टर्न जॉब। फिर ईस्टर्न को दो पार्ट में, स्प्रिंग एंड ऑटम एंड वेरिंग स्टेट पीरियड। तो इस दौरान में 476 बीसी में बहुत सारे रिबिलियन ब्रोक आउट हो जाता है, यानी बहुत सारा बगावत शुरू हो जाता है, यानी बहुत सारा बगावत सर उठाना शुरू कर देता है 476 बीसी से लेकर 256 बीसीई तक। यानी कि ये जो अब 2 साल यानी 150 साल जो रहा, ये समझ लीजिए कि रिबिलियन का साल रहा, उथल पुथल का साल रहा। और यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग नोबेल्स थे, इन लोग हमेशा वॉर में रहे एक दूसरे का, मतलब नोबेल्स लोग आपसी में लड़ाई में लगे हुए थे एक दूसरे के साथ। तो इस पीरियड को वेरिंग स्टेट पीरियड कहा जाता है, यानी कि कोई भी स्टेबिलिटी नहीं था। और यही अनस्टेबल कंडीशन ने क्या किया, जॉ डायनेस्टी को खत्म कर दिया, मतलब जॉ डायनेस्टी खत्म हो गई यही अनस्टेबल कंडीशन के कारण। उसके बाद आता है चिन डायनेस्टी। देखिए स्पेलिंग तो आपको मिलेगा QIN किंग डायनेस्टी, लेकिन इसे किंग नहीं, इसे चिन पढ़ा जाता है। इसका टाइम पीरियड है 256 से लेकर 207 BCE तक। और यहीं से चाइना का आज का जो नाम है चाइना, जिसे हम लोग हिंदी में चीन भी कहते हैं, चीनी सभ्यता, चीनी लोग, तो यही चिन डायनेस्टी से नाम आया है चाइना। और इसका रूलर झाओ झेंग जो था, इसी ने क्या किया, पूरा चाइना को यूनिफाई किया और पहला एम्परर बना चाइना का। और इसने टाइटल रखा शी हुआंग शी, इसका मतलब होता है पहला एम्परर, पहला सम्राट जिसे कहेंगे, फर्स्ट एम्परर। तो झाओ झेंग ने चाइना को यूनिफाई किया और पहला एम्परर बन गया और अपना टाइटल रखा शी हुआंग शी। तो चाइना को जब अपना पहला एम्पायर मिल गया, चाइना को अपना पहला एम्परर भी मिल गया और एक पहला एम्पायर मिल गया, अब चाइना यूनिफाई हो गया। शी हुआंग शी ने क्या किया, चाइना को डिवाइड कर दिया 36 स्टेट पे, ताकि अच्छे से रूल किया जा सके। और चिन लॉ को बना दिया पूरा चाइना का कानून, यानी कि चीन राजा जो था, चीन राजा ने जो कानून बनाएगा, चीन लॉ जो होगा वो पूरा चाइना पे अप्लाई होगा। पहले क्या होता था, नोबेल्स लोग को दे दिया जाता था उन लोग का स्टेट, उन लोग अपना स्टेट में अपना हिसाब से रूल एंड रेगुलेशन फॉलो किया करते थे। बस राजा को साल में एक मरतबा ट्रिब्यूट भेज दिया करते थे। लेकिन झाओ झेंग ने चाइना को यूनिफाई किया, पहला एम्परर भी बना और चाइना को 36 स्टेट में डिवाइड भी कर दिया और चीन लॉ को पूरा चाइना का कानून बता दिया कि चीन लॉ के हिसाब से पूरा चाइना का लोगों को चलना पड़ेगा। आप कहीं भी रहते हैं चाइना का, अगर आप चाइना में रहते हैं, आप चिंग डायनेस्टी का अंदर में रहते हैं, तो आपको चीन लॉ फॉलो करना पड़ेगा। और जहाँ पर पूरा चाइना में एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट और मेजरमेंट को लागू किया गया, फिर रोड नेटवर्क को अच्छा से बिल्ड किया गया, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया गया, फिर इरिगेशन कैनल खुदवाया गया और एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट को कभी स्थापना इसी ने किया। और इसने अपना कैपिटल जियांग बनाया। इसने गवर्नर अपॉइंट किया जो 36 स्टेट्स को रूल किया करते थे, मतलब 36 स्टेट को गवर्न किया करते थे। रूल से अच्छा अगर गवर्न बोला जाए तो गवर्न सबसे अच्छा होता है, क्योंकि गवर्न करते थे, क्योंकि रूल तो असल राजा ही किया करता था, बस वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क संभालते थे। और यहाँ से चाइना का जो ओल्ड फ्यूडल सिस्टम था, पहले क्या होता था, वही जो जमींदारी वाला सिस्टम चाइना में खत्म हो गया। और इसी दौर में इसने क्या किया, मिलियंस ऑफ मेन एंड वीमेन, बहुत सारे मतलब कि लाखों लोगों को रोजगार भी मिला, ताकि दोबारा से चाइना को रीबिल्ड किया जाए और ओल्ड सिस्टम और डिफेंसिव जो वॉल है उसे बढ़ाया जाए। और यहीं से आपको जाकर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का बनने का शुरुआत होता है, क्योंकि पहले चाइना में मंगोल लोग अटैक किया करते थे, तो इसलिए चाइना वॉल बनाने का जरूरत पड़ा। और चाइना वॉल बनाने के लिए बहुत ज्यादा लोगों का जरूरत है, तो रोड नेटवर्क बिल्ड करने के लिए, डिफेंसिव वॉल बनाने के लिए लाखों लोगों को रोजगार मिला। और ये सब हुआ आपका चिंग डायनेस्टी के दौर में। देखिए जैसे ही पहला जो एम्परर है उसका मौत हो जाता है, वो जो मर उसका डेथ हो जाता है, उसका डेथ होने के बाद ही 210 BC में जो चिंग डायनेस्टी का जो पहला एम्परर होता है वो जो मर जाता है, उसका 4 साल आपका जाकर चाइना में अनस्टेबिलिटी और डिसऑर्डर रहता है। उसके बाद हैन डायनेस्टी का स्थापना होता है। हैन डायनेस्टी का टाइम पीरियड है 206 BC से लेकर 220 कॉमन एरा तक टाइम पीरियड रहता है। और इस दौर का सबसे पीक टाइम वो था एम्परर वुडी के अंडर में, जिसका टाइम पीरियड है 140 से लेकर 87 BCE में। जो भी हो, लगातार वॉरफेयर चलते रहा, हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई बगावत करते रहा, बाहर से कभी कोई मंगोल लोग अटैक करते रहे। आखिरकार 200 CE में हैन डायनेस्टी का भी खात्मा हो जाता है। तो दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा पॉलिटिकल सिस्टम, ज्योग्राफिकल लोकेशन पढ़ा। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे आगे इकोनॉमिक लाइफ के बारे में, सोशल लाइफ कैसा था, तो ये सब चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे। रिलीजियस लाइफ, क्या आर्किटेक्चर उन लोग बनाया करते थे, ये सब चीज के बारे में आगे हम लोग जानेंगे। आर्ट एंड कल्चर के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।